कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंट्री टू ओपन सोर्स एंड एंट्री टू सीपी, तो एंट्री टू ओपन सोर्स इज़ ईज़ियर कंपेयर्ड टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हार्ड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं एक इंटरव्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक ऐसे बंदे का इंटरव्यू लूँगा जिन्होंने GSOC 2020 क्रैक किया था। ये पहले सीपी से स्टार्ट करते कोडसेफ, कोडफोर्सेस और फिर इन्होंने शिफ्ट होकर ओपन सोर्स में आए और ओपन सोर्स में आने के बाद इन्होंने GSOC 2020 क्रैक किया था। तो इन्होंने GSOC 2019 में भी अप्लाई किया था लेकिन इनका सिलेक्शन हो नहीं पाया था। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि एक बार फेलियर फेस होने के बावजूद इन्होंने कैसे मेहनत किया, कैसे लगे रहे और क्या ऐसा काम किया कि इन्होंने GSOC 2020 फाइनली क्रैक कर ही लिया। तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा, कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक बड़ा शाउट आउट यश को। हुआ क्या कि जैसे ही मैं ये इंटरव्यू लेने बैठा मेरी नेट को मौत आ गई, तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा था। ना मेरी आवाज़ राहुल भैया को जा रही थी, ना राहुल भैया की आवाज़ मुझे आ रही थी। तो यश नहीं आ कि ये पूरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। अगर ये नहीं था तो ये वीडियो पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए इसको बड़ा सा थैंक यू, और राहुल भैया को भी थैंक यू कोऑपरेट करने के लिए, और टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ उसके लिए सॉरी। तो यश का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इसको जाके फॉलो ज़रूर कर देना और हो सके तो एक थैंक यू लिख के मैसेज भी कर देना। तो आइए अब इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे राहुल सक्सेना। तो राहुल भैया, सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे और थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राहुल भैया, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमें कुछ बताएं, अपने आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दें हमारे ऑडियंस के लिए। आप ये बताइए कि आपने कोडिंग कब स्टार्ट किया, अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर में क्या किया, सेकंड ईयर में क्या किया, थर्ड ईयर में क्या किया, कैसे कैसे आपका कॉलेज बीता, इसके बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम है राहुल सक्सेना एंड अभी मैं एक फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ IIIT भुवनेश्वर में। मेरा जस्ट अभी 7th सेमेस्टर खत्म हुआ है, सो आई विल बी इन द 8th सेमेस्टर राइट नाउ। जहाँ तक इस इंटरव्यू की बात है, मैंने अपना GSOC किया था 2020 में विद प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आर लैंग्वेज है, जिसको आप लोग आर स्टैट्स भी कह सकते हैं। एंड उस लैंग्वेज के लिए मैंने एक क्रैन लिस्टेड पैकेज पे काम किया था। क्रैन मतलब समझ लीजिए जैसे Node.js में NPM होता है, मतलब बेसिकली मार्केट प्लेस जहाँ पे सारे आपको लाइब्रेरीज मिलते हैं। तो वहाँ पे एक लिस्टेड पैकेज था, उसके लिए मैंने काम किया था एंड उस पैकेज का काम था कोड को ऑप्टिमाइज करना। तो ये मैंने किया था अपने GSOC में। एंड अगर आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे तो फर्स्ट ईयर से लेकर 4th ईयर तक अभी तक मेरे इंटरेस्ट काफ़ी वेरीड रहे हैं। फर्स्ट ईयर में मैंने साइबर सिक्योरिटी से अपना क्या कह सकते हैं स्टूडेंट लाइफ स्टार्ट करी थी एंड अपने कॉलेज की इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सोसाइटी या इन्फोसेक सोसाइटी बनाई थी बाकी मेंबर्स के साथ। आई को फाउंडेड इट। एक मेरा बैचमेट थे, बाकी सीनियर्स थे 3-4 एंड उस सोसाइटी के अंदर हमने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस एंड वर्कशॉप्स दी हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, एंड थ्रू आउट ओडिशा ही हमने किया था। फिर उसके अंडर वो सोसाइटी बन गई तो लाइक वी हैड टू गिव ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स ऑल्सो। जो हमारे जूनियर्स आते थे उनको भी हम लोग बेसिक्स सिखाते थे सिक्योरिटी के, फिर जिनको इंटरेस्ट होता था उनको आगे भी सिखाते थे। एंड इसके बाद सेकेंड ईयर में अराउंड 4th सेमेस्टर के आसपास मेरे को लगा कि हाँ सिक्योरिटी इज़ गुड, बट मैं लाइक प्रैक्टिकल एल्गोरिथमिक थिंकिंग जो है मेरी वो डेवलप नहीं हो रही थी। तो आई टुक अप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वही गीक्स फॉर गीक्स, कोडशेफ वगैरह पे जाके। तो ये हो गया मेरी सेकेंड ईयर तक की बात। थर्ड ईयर में मैंने सोचा था कि हाँ सेकेंड ईयर में ये सब करने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक इंटर्नशिप होनी चाहिए थी एंड में, तो मैंने अपना सिक्योरिटी प्रोफाइल, सिक्योरिटी बैकग्राउंड यूज़ किया एंड IIT पटना में एक नेटवर्किंग बेस्ड इंटर्नशिप करी थी, रिसर्च इंटर्नशिप थी वो। एंड उसके बाद थर्ड ईयर में आने पे मेरे को लगा कि शायद मुझे अब एक या तो इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप या फिर कोई बड़ा लाइक प्रोग्राम जैसे GSOC वगैरह करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने आर को चुना था। वो क्यों चुना था हम बाद में देखते हैं। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो अभी भी मैं आर में काम करता हूँ, प्लस थोड़ा डेवलपमेंट भी करता हूँ OneStack एंड फ्लटर दोनों में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट मी।
तो भैया अब मैं चाहूँगा कि आप हमें अपने पहले पुल रिक्वेस्ट के बारे में कुछ बताएं कि पहले पुल रिक्वेस्ट में आपने क्या काम किया था, कैसा काम किया था, कुछ उसकी कुछ कहानी बताएं हमें। तो जहाँ तक पुल रिक्वेस्ट की बात है, मैं ये बताना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर में, नॉट इवन थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में जैसे मैंने बोला कि मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी, आई मीन एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग, कोडिंग स्टार्ट की थी। तो उसमें क्या होता था कि मैं जो भी कोड लिखता था उसको मैं अपने गिटहब पे रखना चाहता था, ठीक है? तो उसके लिए सेकेंड ईयर में ही मैंने अपना बेसिक सा गिटहब और गिट का कमांड सीख लिए थे। मतलब एक एक रिपॉजिटरी बनाई, उसको क्लोन किया एंड उसके अंदर अपने कोड्स लिखता था। फिर वही git add डॉट git commit -m मैसेज एंड git push origin master, खत्म। मेरे लिए गिट और गिटहब इतना ही होता था कि कोड लिखे और अपनी रिपॉजिटरी में पुश कर दिया एंड दैट्स इट। फिर सेकेंड ईयर के अक्टूबर में मुझे पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हैकटोबर फेस्ट, ऐसा करके। तो हैकटोबर फेस्ट में क्या हुआ कि हमें पता चला कि पुल रिक्वेस्ट करने से यू गेट सम स्वैग्स एंड रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ कुछ तो होता है। तब मुझे पता चला कि पुल रिक्वेस्ट होती क्या है। मैं गिट पे काम कर रहा था, मैं गिटहब पे काम कर रहा था, बट स्टिल मुझे पुल रिक्वेस्ट करते कैसे हैं, क्या करते हैं, उसका आइडिया नहीं था। तो क्या हुआ कि मेरी जो फर्स्ट पुल रिक्वेस्ट थी जो आप पूछना चाह रहे हो, वो सेकेंड ईयर में थी। उसमें क्या हुआ था कि मेरा एक फ्रेंड था जिसकी रिपॉजिटरी शायद इसमें हैकटोफेस्ट में काउंट हो रही थी एंड उसकी रिपॉजिटरी में कोडशिप लॉन्ग के शायद सॉल्यूशंस वो इकट्ठे कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने उसकी एक नई ब्रांच बना के उसमें अपना कोड डाल के एक PR मतलब पुल रिक्वेस्ट भेजी थी एंड वो अप्रूव होने से मुझे समझ में आया कि व्हाट इज ब्रांचेस, व्हाट इज पुल रिक्वेस्ट एंड ये सब काम कैसे करता है। तो ये सब मेरा सेकेंड ईयर में ही हुआ था। तो दिस वाज माय फर्स्ट PR। तो अगर आपको राहुल भैया के और भी पुल रिक्वेस्ट के बारे में जानना है और ये भी जानना है कि उन्होंने क्या क्या काम और किया है, तो ये उनका गिटहब का पेज है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ सारा का सारा दिया हुआ कि अच्छा इस दिन उन्होंने ये काम किया, इस दिन उन्होंने ये काम किया, तो आप आके देख सकते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा चेंज किया, ऐसा ऐसा काम किया है। तो इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आके चेक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ फॉलो भी कर दीजिएगा। तो आइए अब इंटरव्यू की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो भैया आपके आर स्टैक को सेलेक्ट करने के पीछे कहानी क्या था? जो आपने बताया कि आपने आर लैंग्वेज में काम किया, तो आर लैंग्वेज जो है उतना फेमस नहीं है, बहुत लोग पाइथन, वेबडी, एफडी यही सब में करते हैं, इसी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने ये अलग हट के आर स्टैक में कैसे काम किया और फिर इसके पीछे कहानी क्या था, कुछ हमें इसके बारे में बताइए। ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करने की बात है तो ये तुम जानो कि जब मैं IIT पटना में था अपने सेकेंड ईयर के इंटर्नशिप के लिए, मैंने तभी से सोचना शुरू कर दिया था कि लाइक थर्ड ईयर में कुछ अच्छा करेंगे, कुछ लाइक एकेडमिक इंटर्न करने का मेरा मन था नहीं आगे, क्योंकि इट वाज वेरी गुड बट वो मेरे क्या कह सकते हैं, मेरे टेम्पो के हिसाब से नहीं चल रही थी वो इंटर्नशिप। तो हुआ क्या कि मैंने सबसे पहले ट्राई किया कि ठीक है, अगर एक इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप चाहिए तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। एंड फिर GSOC भी था दिमाग में, क्योंकि मेरे सीनियर्स जो थे, एक मेरे दोस्त ने भी GSOC कर रखा था, तो मैं GSOC भी मेरे दिमाग में था। तो फिर हुआ क्या कि लाइक एक दिन मैं पटना में वॉक कर रहा था, IIT पटना कैंपस में वॉक कर रहा था सुबह, एंड आई थॉट कि लाइक मुझे क्या, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए। तो शायद मैं बताना चाहूँगा कि सेकेंड ईयर में भी मैंने GSOC के लिए अप्लाई किया था एंड उसमें मैं रिजेक्ट हो गया था। तो उसमें मेरी गलती ये थी सेकेंड ईयर में कि मैंने ये सोचा था कि मुझे क्या क्या आता है एंड मुझे क्या क्या आता है उसके बेस पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना शुरू करी थी। तो सेकेंड ईयर में मुझे लगता था कि मुझे C++ आती है, मुझे लगता था कि मुझे नेटवर्किंग आती है, तो इसलिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन चूज करी थी जो कि नेटवर्किंग के फील्ड में थी। एंड वो लाइक टेक्नोलॉजी स्टैक मुझे समझ में आ रहा था बट वो काम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि मेरे थोड़े एफर्ट्स में कमी रह गई हो सेकेंड ईयर में। तो बेसिकली पॉइंट ये था कि सेकेंड ईयर में मैं रिजेक्ट हो गया था। तो इससे मुझे एक बहुत बड़ी सीख ये मिली थी कि क्या आता है या क्या नहीं आता है इसके बेस पे ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट नहीं करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है।
दैट्स इट। एंड इंटरेस्ट जिस भी चीज़ में है आप उसको अच्छे से समझ लो। भैया जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो पहले से ही बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, हमें उन्हीं प्रोजेक्ट में बीच में घुस के काम करना पड़ता है। उसका कोड बेस देख के मेरे से बच्चों को वहीं खड़े खड़े हार्ट अटैक आ जाता है। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगा था उस कोड बेस को समझने में, कैसे आप समझे उस कोड बेस को, कितना टाइम लगा आपको? ओके, तो हुआ क्या था कि आर जो है, आर स्टैट्स जो है, वो एक काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है, ठीक है? तो उनका ऑलमोस्ट ये गारंटी रहता है कि वो आएँगे ही अगले साल जीसॉक में। तो हुआ क्या था कि मार्च में जनरली सारी जीसॉक की ऑर्गेनाइजेशंस रिवील होती हैं कि ये पार्टिसिपेट करती हैं। बट आर ने क्या किया था, आर ने जनवरी के एंड में ही अपने प्रोजेक्ट की लिस्ट निकाल दी थी कि ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे अगले साल के जीसॉक में रहेंगे। तो उससे क्या हुआ था कि हमें जनवरी के एंड में पता चल गया था कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं इस साल के जीसॉक में रहेंगे। तो मैंने सारे प्रोजेक्ट की लिस्ट देखी एंड आई केम अक्रॉस समथिंग कॉल्ड द आरसीओ, व्हिच इज़ द आर कोड ऑप्टिमाइज़र। तो मैंने उसको देखा, समझा, मुझे अच्छा लगा उसका कांसेप्ट। फिर बात आती है कोड बेस समझने की। कोड बेस समझने में मुझे अराउंड 20 टू 22 डेज़ लगे थे पूरे कि समझने में कि हो क्या रहा है। तो पॉइंट ये रहता है कि जब आप कोड बेस समझ रहे हो तो आपको एक इंजीनियर की तरह उसको समझना होता है, एक फिजिसिस्ट की तरह नहीं। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर एक ब्लैक बॉक्स है कि इस फंक्शन से ये हो रहा है, आप एज्यूम कर लो वो हो रहा है, आप फंक्शन को मत जानिए कि वो कैसे चल रहा है, और लाइक डोंट गो फॉर द इंटरनल वर्किंग डिटेल्स, क्योंकि एक रैबिट होल होता है, वो आप जाते जाओगे उसके अंदर। तो प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट होता है मॉड्यूलैरिटी। तो यूज मॉड्यूलैरिटी टू योर एडवांटेज। आप कोड बेस का वही पार्ट पढ़ो, वही पार्ट समझो जिस पे आपको काम करना है। उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट। द थिंग यू शुड वरी अबाउट इज कि मुझे जहाँ पे काम करना है वो कोड बेस कहाँ है, एंड जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके हिसाब से आउटपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आप उतना कर ले जाते हो देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, क्योंकि उसके बाद लाइक अगर ज़रूरत होगी तो आप आगे पीछे का भी समझ सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। तो लाइक इसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि मॉड्यूलैरिटी पे ध्यान दीजिए, एंड आपका जो कोड बेस है उसमें से वो पार्ट चूज़ करिए जिस पे आपको काम करना है। पूरा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉड्यूलैरिटी का यूज़ करिए, एंड उतने पार्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टाइम दो उसको। आराम से 10-15 दिन पढ़ो, समझो, ड्राई रन करो, नहीं समझ में आ रहा है तब जाके मेंटेनर से या वॉलंटियर से पूछो, एंड टाइम दो उसको, दैट्स इट। तो इंटरव्यू को हम छोटा सा ब्रेक देख के मैं आपके लिए काफ़ी एक अच्छा ऑफर लाया हूँ। तो अगर आप जीसॉक रेडी होना चाहते हैं तो मैं आपको ये कोर्स सजेस्ट करूँगा, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट विद कॉटलिन। ये गीक्स और गीक्स का काफ़ी एक प्रीमियम कोर्स है, बहुत ही सही कोर्स है। इसमें आपको 2 प्रोजेक्ट भी बनवाया जाएगा, तो आपको गिटहब का भी काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। इसके जो मेंटर है इन्होंने भी जीसॉक 2019 क्रैक किया था, और ये लाइव कोर्स है तो आप इसमें इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके जीसॉक के जर्नी में। तो आप आके चीज़ को चेक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो 5999 है ये बाकी सबसे कंपैरेटिवली बहुत कम है इस कोर्स का दाम, प्लस इसमें अगर आप SKSAMA20 यूज़ करेंगे ना, SKSAMA20, तो आपका 20% और ऑफ हो जाएगा, तो आपको और डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ 10% का ही दिया हुआ, लेकिन अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे SKSAMA20 तो आपका 20% और ऑफ हो जाएगा। तो आप आके चेक ज़रूर कीजिएगा इसको। अगर और कोई कोर्स लेना चाहें तो वो भी आप आके देख सकते हैं। जैसे मशीन लर्निंग का ले रहे हैं तो वो आपको 699 का, ये भी काफ़ी सस्ता है। इसमें आप SKSAMA GFG यूज़ कीजिएगा, आपको 10% और ऑफ हो जाएगा। SKSAMA20 सिर्फ FD पे है, बाकी सारे कोर्सेज पे SKSAMA GFG यूज़ करें, 10% मस्त चकाचक ऑफ। भैया तो चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, मान लीजिए मैंने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया, अब इसमें मैं काम कैसे करूँ, मतलब कोई इशू है इस पर कैसे काम करूँ, कोई नया इशू को कैसे खोजूँ, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या हमें करना चाहिए। तो जिस भी रिपोजिटरी में आपको काम फुल करना है गिटहब में, तो आप उस रिपोजिटरी पे जाओ एंड वहाँ पे एक टैब होगा इश्यूज का। तो बेस्ट केस सिनारियो ये है कि बहुत सारे इश्यूज होंगे एंड उसमें टैग्स लगे होते हैं। तो एक टैग में लिखा हो सकता है बिगिनर फ्रेंडली। अगर वो बिगिनर फ्रेंडली लिखा हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड कई टैग्स में लिखा होता है हेल्प वांटेड, यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट।
और कहीं में लिखा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन का टैग लगा होता है, वहाँ पे आप हेल्प कर सकते हो। एंड हो सकता है कहीं पे लिखा हो कि एनहांसमेंट कई बार इट टर्न्स आउट टू बी इजी स्टफ, बट कई बार वो मुश्किल भी होता है, तो आप एनहांसमेंट वाले टैग्स को भी, इश्यूज को देख सकते हो। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि इफ यू डिसाइड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन सम इशू, तो उस इशू में जाके कमेंट कर देना कि आई एम स्टार्टिंग टू वर्क ऑन दिस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस पर कोई और काम कर रहा है, तुमने भी अपना काम करना शुरू कर दिया एंड किसी को पता नहीं चला एंड ऑल अ मेस, ठीक है। तो क्या करना, कमेंट कर देना, तो उस कोड का, उस प्रोजेक्ट को जो मेंटेनर होगा वो देख लेगा एंड ही विल गेट एन आइडिया कि ठीक है, इस पे कोई काम कर रहा है, कितना टाइम लगेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो दैट्स इट। तो भैया जो आपका जो फर्स्ट इशू पे जो आप काम कर रहे थे, आप उसके बारे में कुछ हमें बता सकते हैं कि जो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया उसमें आपने कैसा काम किया अपने इशू पे, उसके बारे में कुछ हमें बताइए। हाँ, ओके। तो देखो, ये जो है जीसॉक जो तुम्हारा एज सच होता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कि तुम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था, दैट वाज आर प्रोजेक्ट फॉर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग। एंड आर में क्या था कि दे डिड नॉट वांट कि तुम डायरेक्टली कोड बेस में आके कुछ चेंजेस करने लग जाओ, वो ऐसा नहीं करते थे। उन्होंने डायरेक्टली कहा था कि अगर तुम इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हो तो डू दिस टेस्ट, ये टेस्ट करके दिखाओ एंड देन यू कैन कम एंड टॉक टू दी प्रोजेक्ट मेंटेनर। तो जो मेरी पहली पीआर थी, दैट वाज रिलेटेड टू फर्स्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कोड बेस एंड देन कंप्लीटिंग द टेस्ट। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद एक मैंने पीआर डाली थी कि सर ये आपने जो टेस्ट दिया था वो पीआर है, एक बार देख लियो क्या है इसमें क्या नहीं है। तो वो मेरी पहली पीआर थी। तो इफ यू वांट टू सी द टेस्ट पेज जहाँ पे हम लोग को टेस्ट मिला था, वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। एंड हाँ, तो जो मेरी फर्स्ट पीआर थी दैट वाज द टेस्ट जो उन्होंने दिया था। 3 टेस्ट थे, इजी टेस्ट, मीडियम टेस्ट एंड हार्ड टेस्ट। तो इजी और मीडियम टेस्ट करने के बाद मैंने सर को कांटेक्ट किया था, अपने मेंटर को कांटेक्ट किया था कि ये मैंने कर लिया है, इस पर चेक कर लीजिएगा। एंड मैं हार्ड पे काम शुरू कर रहा हूँ। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन जीसॉक इन एनी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कि आप एक कम्युनिकेशन का चैनल बना के रखिए। मैंने अपने मेंटर का ईमेल पे उनको मेल करना शुरू कर दिया था अराउंड 12-13 फरवरी को से। तो आप हमेशा उनको अपडेटेड रखिएगा कि हाँ ठीक है, मैंने इस पर काम शुरू कर दिया, लगता है कि 2-3 दिन में ये हो जाएगा, अगर होगा तो मैं आपको बताऊंगा। लाइक थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर बिटवीन यू, योर मेंटर एंड द कम्युनिटी, ठीक है। तो दैट्स इट, यही मेरी पहली पीआर थी। मुझे बहुत लोगों के साथ क्या होता है कि वो ओपन सोर्स में घुस गए, काम की एकदम लग के, लेकिन फिर जब उन्होंने पुल रिक्वेस्ट किया तो उनका पुल रिक्वेस्ट या तो रिजेक्ट हो जाएगा या मर्ज नहीं होगा। तो ऐसे देख के बहुत लोग वहीं पे मतलब अपना हिम्मत हार जाते हैं और छोड़ के भाग जाते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई पुल रिक्वेस्ट किया, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ या मर्ज नहीं हुआ है? तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, तो देखो, इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ कि बारे में कुछ बता आरसीओ सकते क्या हैं है। कि उसमें क्या दिक्कत आरसीओ है जो है वो एक बेसिकली मॉड्यूल है जिसके अंदर तुम आर का अपना कोड डालोगे एंड उसके आउटपुट में एक ऑप्टिमाइज्ड आर का कोड आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस मॉड्यूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती है जिसको हम लोग ऑप्टिमाइजर्स कहते हैं। तो हमको टेस्ट में 2 नए ऑप्टिमाइजर्स बनाने का ऑप्शंस थे, मतलब 2 नहीं, एक नया ऑप्टिमाइजर बनाने का ऑप्शन था। तो जो ऑप्टिमाइजर हमको बनाना था वो ये था कि किसी भी डेटा सेट से कोई कॉलम निकालना है तुमको, लाइक सपोज यू वांट द सेकंड कॉलम की सारी वैल्यूज। तो कॉलम एक्सट्रैक्शन का एफिशिएंट तरीका, दैट इज कॉलम एक्सट्रैक्शन का ऑप्टिमाइजर जो है वो डिजाइन करना था हमको। तो वो मैंने डिजाइन करके एज अ टेस्ट मैंने उसको उसकी पीआर खोल दिया। हमने कहा सर कि अगर ये भले ही टेस्ट है बट इफ इट इज अ वर्किंग ऑप्टिमाइजर, हम लोग इसको डाल सकते हैं पैकेज में, राइट। तो उसमें क्या हुआ कि सर ने पहले तो कुछ बताया नहीं मेरे को रिलेटेड कि मेन चीज़ क्या है, बट उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। उन्होंने मेरे को पहले बोला कि देखो तुम्हारे जो कोड की स्टाइलिंग है, आई मीन जैसे स्टाइलिंग मतलब जैसे इफ के बाद तुमने लाइक स्पेस दिया है कि नहीं ब्रैकेट से पहले, या इफ के बाद अगर एक लाइन का स्टेटमेंट है तो तुमने नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि उसी लाइन में लिख दिया है। जो स्टाइलिंग है इट शुड बी कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द कोड बेस, ठीक है। ये सुनने में काफ़ी आपको कॉमन चीज़ लग रही होगी कि मतलब ऑब्वियस चीज़ लग रही होगी,
बट होता क्या है कि आप अपना पुराना कोडिंग का स्टाइल जो है कॉम्पिटिटिव वाला या जो भी आप करते आए हो, उसको डाल देते हो इस चीज़ में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जो पुराना कोड बेस है, जो कोड बेस एग्ज़िस्ट करता है, उसमें जो कोडिंग का स्टाइल है आप वही यूज़ करो। फिर बात ये हुई कि बहुत सारे एज केसेस मैंने मिस कर दिए थे, क्योंकि आर मेरे लिए एक नई लैंग्वेज थी, आर मैंने जस्ट सीखी थी दिसंबर में। तो मेरे कई सारी चीज़ें मिस कर दी थी। उन्होंने मेरे को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स टेस्ट के पे बताए कि तुम ये यहाँ पे तुम्हारा कोड डॉक्यूमेंट ब्रेक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है। ऐसे करके हमारा अराउंड 30 टू 36 कमेंट्स का एक पूरा पीआर गया था, तो मैंने सब फिक्स किया। एंड फिक्स करने के बाद सर ने बताया कि ये जो कॉलम एक्सट्रैक्टर का आपका ऑप्टिमाइज़र है, दैट वुड नॉट वर्क बिकॉज़ आर इज़ सो फ्लेक्सिबल कि जो तुम्हारी मेथोडोलॉजी है, दैट कैन बी ब्रोकन। मतलब आर लैंग्वेज की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो एक क्या कह सकते हैं लॉजिकल फैलेसी थी जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुई। बट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है ये है कि कोड स्टाइलिंग आप बराबर से देखना कि कोड बेस पे चलता क्या रहा है। एंड आप ये भी देखना अपना सारा कि एज केसेस पास कर रहे हैं कि नहीं, टेस्ट केसेस पास कर रहे हैं कि नहीं। एंड गेट अ गुड आइडिया ऑफ दिस कोड कवरेज, व्हाट इज कोड कवरेज, व्हाट इज दिस ट्रैविस सीआई, एंड अभी के शायद आपके लिए गिटहब एक्शंस आ गया है, तो व्हाट इज गिटहब एक्शंस। तो ये सब अच्छे से बात देख लीजिएगा। तो भैया अब हम आते हैं आपके CP2 GSOC के जर्नी पे। तो जैसे आपने बताया कि आपने CP किया पहले, उसके बाद आके आपने ओपन सोर्स में किया और फिर GSOC आपने क्रैक किया। तो जब हम दोनों कंपेयर करेंगे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था दोनों में, आप उसके बारे में कुछ बताइए। उसका तक क्या CP ने आपको कुछ हेल्प किया ओपन सोर्स में और GSOC में, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, बिल्कुल। तो अगर तुम या कुछ सीपी की बात करना चाहोगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की बात करना चाहोगे, तो द थिंग इज़ दैट कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं, तो वो काफ़ी ईज़िली डिस्करेज हो जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और गलती से अगर कोड फोर्सेस पे चले गए, तो वहाँ पे तुम ऐसे वो रशियंस लोगों को देखोगे एंड लाइक काफ़ी इंटिमिडेटिंग होता है वो सब। प्लस उनके क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि क्या पूछ रहे हैं, क्या आंसर आ रहे हैं। तो काफ़ी लोग डर जाते हैं उससे। बट हर चीज़ की तरह इसका भी आंसर है कि लगे रहना पड़ता है। कोड शेफ पे लॉन्ग चैलेंजेस दो, लंच टाइम दो, एंड जब कॉन्फिडेंस गेन करते हो तो हैकरथ के सर्किट्स में जाओ, थोड़े मुश्किल होते हैं। एंड ऐसे करके टाइम दो, अपनी एक एल्गोरिथमिक थिंकिंग बनाओ, बिल्ड करो, एंड लाइक एक जब ऑल राउंड आइडिया हो जाएगा तो तुम्हारी रैंक इम्प्रूव करना शुरू कर जाएगी। इसके कंपैरिजन में ओपन सोर्स में क्या होता है कि ओपन सोर्स में तुमको हर चीज़ का आइडिया नहीं होना चाहिए। ओपन सोर्स में तुम्हें अगर एक भी चीज़ का आइडिया है, लाइक सपोज यू आर वर्किंग ऑन समथिंग से कुबरनेटिस, तुमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि फ्लटर क्या होता है, कि डॉकर क्या होता है, कि व्हाट इज़ डेबियन लिनक्स, तुमको नहीं जानना डिटेल में वो सब क्या है। तुम सिर्फ कुबरनेटिस के बारे में जानो, उसके बारे में पढ़ो एंड उसके ऑफिशियल रेपो पे जाके देखो इश्यूज क्या-क्या हैं, सी इफ यू कैन हेल्प, एंड देन यू आर एन ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर। तो द बैरियर टू एंट्री कि जो स्टार्ट होने में जो अच्छे से स्टार्ट होने में जितना टाइम लगता है सीपी में, वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू ओपन सोर्स। तो आप कह सकते हो कि एंट्री जो है, लाइक एंट्री टू ओपन सोर्स एंड एंट्री टू सीपी, तो एंट्री टू ओपन सोर्स इज ईजियर कंपेयर टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग हार्ड है, काफ़ी डिफिकल्ट है। एंड अगर आपको एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करना है तब तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा उसमें। तो भैया क्या आप हमें अपना GSOC का प्रपोजल दिखा के उसको थोड़ा समझा सकते हैं कि उसमें आपने क्या क्या लिखा, क्या क्या प्रपोज किया, कैसे बनाते हैं, कुछ इसके बारे में हमें बताइए। तो मेरा प्रपोजल जो था वो 38 पेजेस का था, दिख रहा होगा शायद। ये थोड़ा ज़्यादा हाँ। है। हाँ, जनरली लोगों का लाइक 19, 15, 20 पेजेस तक में ख़त्म हो जाता है। बट मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा था क्योंकि मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को। तो प्रपोज़ल के साथ जो सबसे मेन आपका पॉइंट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका प्रपोज़ल कोई पढ़े अगर, तो उसके दिमाग में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप कौन हो, आपका प्रोजेक्ट क्या है एंड आप उस प्रोजेक्ट को कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है? इन 3 चीज़ों के बारे में किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज़
आपने लगातार अपने मेंटर से तो बात करी है अब अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट द थिंग इज दैट कि सिर्फ आपका मेंटर ही आपको अप्रूव नहीं करेगा प्रोजेक्ट के लिए, कम्युनिटी के सारे मेंबर्स आपका यही प्रपोजल पढ़ेंगे एंड इसके बेस पे जज करेंगे कि आपको लिया जाए या ना लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा प्रोजेक्ट समरी क्या है, तो मैंने समझाया कि मैं क्या समझाऊं प्रोजेक्ट से एंड ये प्रोजेक्ट क्या करता है। फिर मैंने अबाउट में लिखा कि मैंने अभी तक क्या-क्या किया है, मैं क्या हूँ, मैं कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने कोडिंग कर रखी है, मुझे आइडिया है चीज़ों का। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी, फिर एफिलिएशंस दिए। एफिलिएशंस मतलब बेसिकली कि मैं कहाँ से हूँ, क्या करता हूँ एंड ये सब वो सब। फिर आई बात पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स की, इसमें लिखना होता है कि आज क्या आप जीसॉक के साथ कुछ और कर रहे हो या नहीं। तो जीसॉक में लास्ट ईयर तक तो आपको शायद 30 आवर्स पर वीक की वो थी टाइमलाइन थी कि इतना तो आपको देना ही देना है। तो वो आपको देना ही पड़ेगा, तो आप साथ में जो भी कर रहे हो, वो आपको मेंशन करना पड़ता है कि कुछ है कि नहीं। फिर मेंटर डिटेल्स में मैंने लिख दिया कि मेरे मेंटर्स कौन-कौन हैं। फिर ये आती है मेन चीज़, कोडिंग प्लान एंड मेथड्स। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे आप मेंशन करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है, उसको आपका सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है? तो मेरा प्रोजेक्ट तो ये था कि मुझे नए ऑप्टिमाइज़र्स बनाने थे, तो मैंने बताया कि हाँ, मैं स्टडी करूँगा सारे ऑप्टिमाइज़र्स को, मेरे को 5 बनाने थे। मैंने कहा कि मुझे स्टडी करूँगा, फिर बहुत सारे जब हो जाएँगे तो मैं उनको रैंक करूँगा, फिर उनका डेवलपमेंट करूँगा मतलब टॉप 5 का। फिर डेवलपमेंट का फ़ेज़ 1 है कोडिंग, फ़ेज़ 2 है टेस्टिंग करना, फिर फ़ेज़ 3 उनको डॉक्यूमेंट करना, फिर फ़ेज़ 4 है उनको डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डाल देना, मतलब प्रोडक्शन में डालना। फिर मैंने टाइमलाइन मेंशन करी कि मुझे क्या लगता है कि मुझे कितना टाइम में क्या-क्या कर लूँगा। फिर लिखा कि मैनेजमेंट ऑफ कोडिंग प्रोजेक्ट, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने क्या लिखा है पेज 26। हुँ। तो मैनेजमेंट ऑफ कोडिंग प्रोजेक्ट्स में मैंने लिखा था कि मैं कोडिंग प्रोजेक्ट के साथ क्या-क्या करूँगा। तो इसमें मैंने लिखा कि वीक के क्या लिखा हुआ है? हाँ, ट्वाइस अ वीक टू द मेंटर्स, मैं अपने मेंटर से बात करूँगा और फिर कोडिंग पार्ट पे काम करूँगा, टेस्ट करूँगा एंड ये सब। मैनेजमेंट कैसे होगा कोडिंग प्रोजेक्ट का वो लिखा है। फिर टेस्ट रिजल्ट्स, ये मैंने आपको जैसे बताया था कि मेरे मेरे ऑर्गनाइज़ेशन में अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरे मेंटर को तो पता है कि मैंने टेस्ट क्या-क्या किए थे, बट बाकी आर के मेंबर्स को नहीं पता ना मैंने क्या किया था। तो उनके लिए मैंने एक सेक्शन बनाया है कि माय टेस्ट कैन बी फाउंड इन माय टेस्ट रिपॉजिटरी, मैंने एक अलग रिपॉजिटरी में अपने टेस्ट बनाए थे। एंड फिर ईज़ी टेस्ट क्या था और फिर मैंने क्या किया, उसका रिज़ल्ट क्या आया, यू क्लिक हियर टू व्यू द फुल टेस्ट। उसके बाद मीडियम टेस्ट में क्या किया, फिर हार्ड टेस्ट में क्या किया, कैसे किया, सब एल्गोरिथम्स के साथ। फिर उसके बाद लिखना होता है कि आपने कंट्रीब्यूशंस एंड पीआर सो फार, अभी तक आपने क्या-क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या-क्या पीआर करी हैं। तो ये सारी मेरी पीआर्स थी, ये मैंने पॉसिबल फिक्स फॉर इश्यूज़ डाले थे। उसके बाद मैंने कुछ बग्स फिक्स किए थे, मतलब उस टाइम पे उनकी मैंने पीआर नहीं खोली थी, बट हाँ, बग्स फिक्स किए थे। उसके बाद आता है मिसलेनियस कि आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से क्या बताना चाहते हो। तो प्रपोज्ड इम्प्रूवमेंट्स था कि मतलब मैं क्या और सोच सकता हूँ इम्प्रूवमेंट के लिए, फ्यूचर स्कोप कि मुझे क्या लगता है और होना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट कि हाँ, मेरे इस प्रोजेक्ट से आर को क्या फ़ायदा होगा। हमेशा याद रखना कि तुम्हारा पूरा लाइक व्हाटएवर यू आर सिंपली इस प्रपोज़ल से कम्युनिकेट कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे सब कुछ लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है? इसमें प्रोजेक्ट के प्रपोज़ल बनाने में अच्छे से टाइम लगाना, इसमें जल्दीबाज़ी मत करना। फिर ये क्वेश्चंस फॉर मी तो मेरा खुद का एक सेक्शन था, इसमें मतलब ये मैंडेटरी नहीं है बट मैंने लिख दिया था कि व्हाई चूज़ दिस प्रोजेक्ट और डू यू कंसीडर योरसेल्फ फिट फॉर द प्रोजेक्ट एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स एंड व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट इन GSOC, फिर व्हाट would you be part of the RStats community after GSOC and so on। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रपोज़ल है।
एक मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है एक्चुअली मीडियम पे कि माय जर्नी टू बिकमिंग जीसॉक 20 स्टूडेंट। इसी पर मैंने अपना प्रपोजल भी डाल रखा है, तो आपको देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और मैं शायद लिंक भी दे दूंगा। तो ये भैया का ब्लॉग है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आगे चेक कर सकते हैं। काफ़ी इन्होंने डिटेल में बनाया है। अगर कोई पॉइंट यहाँ छूट रही है तो ये ब्लॉग में आपको वो ज़रूर मिल जाएगी, तो आप आगे चेक ज़रूर कीजिएगा, पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए भैया ने काफ़ी कुछ मेहनत से बनाया है, तो आके देख लीजिए ज़रूर। इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे क्या इनका जर्नी था पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। और इनको मीडियम पे भी फॉलो कर लीजिएगा और इसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब इंटरव्यू की तरफ वापस बढ़ते हैं। तो भैया जाते हैं क्या आप कुछ हमें एडवाइस देना चाहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे जो बिगनर के लिए काफ़ी एक मतलब महत्वपूर्ण और काफ़ी काम आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहली बात जो मैं कहूँगा वो ये है कि सिर्फ़ जीसॉक आ रहा है अभी, तो ऐसा एक काम करना कि जो चीज़ें तुम यूज़ कर रहे हो, अगर तुम डेबियन पे हो या लिनक्स पर हो या सपोज़ NS3 करके एक नेटवर्किंग सिम्युलेटर होता है, वो यूज़ कर रहे हो या मोज़िला का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो ट्राई एंड गो फॉर दीज़ ऑर्गनाइज़ेशंस इन जीसॉक जो तुम यूज़ कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि वो क्या है या क्या नहीं है। अगर ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम यूज़ कर रहे हो एंड स्टिल यू वांट टू बी इन जीसॉक, तो सेकंड थिंग ये है कि जीसॉक की ऑर्गनाइज़ेशंस देखो लास्ट ईयर की, सबके प्रोजेक्ट्स देखो, उनके मिशंस देखो कि वो क्या-क्या करते हैं। फिर जो भी तुमको इंटरेस्टिंग लगे, लर्न दैट थिंग। ऐसा मत सोचना कि मुझे तो लाइक सपोज़ मुझे कुबरनीटिस नहीं आता है या मुझे मुझे मैटलैब नहीं आता है, मुझे आर नहीं आती है, ऐसा मत सोचो। सिंपली देखो कि तुमको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं, अगर है, लर्न अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। उसके बाद उस सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अंडररेटेड थिंग जो मैं कहूँगा वो ये है कि जीसॉक डिफ़र करता है हर बंदे के लिए, क्योंकि जिस ऑर्गनाइज़ेशन के लिए तुम काम कर रहे हो, वो काफ़ी अलग होती है जीसॉक में। मतलब जीसॉक की कोई ऑर्गनाइज़ेशन कैसे तुम कुछ काम करवाएगी, दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन कुछ अलग तरीके से काम करवाएगी, तीसरी कुछ अलग तरीके से काम करवाएगी। तो सपोज़ तुमने फिक्स कर लिया है कि हाँ, ये ऑर्गनाइज़ेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है इनका एंड इसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। So try and find out last year के GSOC students in that organizations, try and find out volunteers, try and find out other contributors in that organization and उनसे बात करो कि सर मैं या मैम ये मैं कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, लाइक कैसे स्टार्ट करूँ, तो कैसे स्टार्ट करूँ ये नहीं, मैंने ये कर लिया है, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, आगे क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उनके जो इंसाइट्स होंगे दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज वो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो फाइंड योरसेल्फ अ मेंटर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग एंड लगे रहना। कोडिंग करना बहुत ज़रूरी है, बट कोडिंग करना इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कोड बेस समझना, उसमें तुमको टाइम लगेगा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगाना, डरना नहीं, लगाना। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ समझने के बाद, कोड करने के बाद अपना प्रपोजल लिखना। प्रपोजल में भी टाइम लगाना, अच्छे से टाइम लगाना। प्रपोजल में एक भी चीज़ ऐसी मत छोड़ना जिसमें किसी को डाउट हो सकता है। लाइक मेंटर को पढ़ के कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहना चाहिए कि अरे इसने ये तो बताया नहीं, अरे इसने वो तो बताया नहीं। हर एक चीज़ जो तुम सोच सकते हो कि मेंटर क्या पूछ सकता है, कम्युनिटी वाले क्या पूछ सकते हैं, वो खुद आंसर करो प्रपोजल में। एंड उसके बाद आता है कोडिंग का नंबर। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कोडिंग। अच्छे से कोड करना, जेन्युइन रहना, जो बोलो कि मैं ये करूँगा वो करना एंड कम्युनिकेशन बनाए रखना कि सर ये हो गया, मैम ये हो गया या ये नहीं हो पाया या मुझे इसमें हेल्प चाहिए। एकदम क्लियरली बोलना एंड हेल्प माँगने से डरना नहीं, और इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हेल्प ही माँगते रहना। खुद का पहले पूरा 100% एफर्ट करना, फिर हेल्प के लिए आगे बढ़ना, ठीक है? दैट्स इट। तो अगर आपको राहुल भैया से और भी कुछ बात करना है और आप कुछ भी अपना डाउट पूछना है, तो उन्होंने बोला है कि वो सिर्फ अपने ट्विटर पे ही एक्टिव रहते हैं, तो अगर आपको रिप्लाई चाहिए तो आप यहाँ उन्हें मैसेज कर दीजिएगा। आके यहाँ फॉलो करना ना भूलें, और फॉलो करेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ यहाँ प्रोडक्टिव चीज़ मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ राहुल भैया कोडिंग रिलेटेड बहुत कुछ शेयर करते हैं, तो आके यहाँ फॉलो इनको ज़रूर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो यहाँ भी आके पूछ सकते हैं। तो आज का इंटरव्यू यहीं तक था। मैं राहुल भैया का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा कि वो हमारे साथ जुड़े और अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। ऐसे जीसॉक के इंटरव्यू और भी आते रहेंगे। अगले जो जीसॉक का इंटरव्यू रहेगा वो एफडी के रिलेटेड रहेगा, तो अगर आप एफडी फील्ड में हैं तो अगला वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक करना ना भूलें, ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा चैनल। और मेरा भी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें, सेफ रहें, बाय बाय।